तो हर फेलियर के बाद ऐसा रहा कि अब और करना है, अभी और जाना है। ओके। हाँ, बस बढ़ते रहना है। बिल्कुल। जुलाई 2023 से मैंने कंटिन्यू मूक्स देना शुरू किया। मेहनत करना है और आगे जाना है। मूक एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जर्नी का, और वो मेरे लिए बड़ा सेटबैक था। समझ में आया कि केवल मेन सब्जेक्ट ही नहीं, इसको भी लेके चलना है। एसएससी सीजीएल एग्जाम जिसमें हर साल लाखों एस्पिरेंट्स सपना देखते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, एएसओ बनने का। और यार जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। पहले आप टियर 1 क्लियर करते हो, टियर 2 क्लियर करते हो, जब जाकर आपका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आता है। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं टेक्स्ट बुक ऑफिस में जिनके सीजीएल 2025 मेंस में 390 में से 370 मार्क्स आए। तो देवांश लोहिया जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक ऑफिस में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक आप मॉक टेस्ट जो लगाते थे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे बैठ के या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के मॉक टेस्ट लगाते थे, आज आप टीम से रूबरू हुए, आपने देखा कि बैकएंड पे जो आप मॉक टेस्ट अभी तक अपने फोन स्क्रीन पे बैठ के लगा रहे थे, पीछे टीम से आप मिले, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस है, जानने को काफ़ी कुछ मिला। जैसे चीज़ें जो बैकएंड में चलती हैं, हिडन लोग सामने आए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। नए नए लोगों से जानना, जान पहचान करना काफ़ी ठीक लगा। और यही है मेहनत, मतलब देखिए आप लोगों की इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होता है, तो जान के अच्छा लगा। ग्रेट यार, तो स्वागत है। और सबसे पहले आपको पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन धन्यवाद। यार, इतना बढ़िया स्कोर आपने मेंस के अंदर किया है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं टॉप रैंकर्स में आपका नाम होगा और वापस आपसे मिलने का मौका भी हमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी की, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे। जैसा आप मुझे बता भी रहे थे कि यार आप प्रिपरेशन के 3 पिलर्स मान के चलते हो, तो वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी से कुछ सीख सके और जो स्कोर आपने किया है वो भी उसी तरफ आगे बढ़ सके। तो मेरी जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी। मैंने कई जगह से कोर्स किए, थोड़े बहुत किए, फिर मैं BHU गया, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रही। 2020 दिसंबर में मैंने दोबारा से चीज़ें शुरू की। उसके पहले मैंने CHSL दिया था, हुआ भी, लेकिन जो मैं अपनी जर्नी का स्टार्ट मानता हूँ वो 2020 दिसंबर से मानता हूँ। 2020, हाँ, दिसंबर से। तो वहाँ से कोर्स किया और जुलाई तक मैंने अपना सारा कोर्स कर लिया था। उसके पहले बैकएंड में चीज़ें चल रही थी, न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे, या फिर वीडियो को कंप्लीट करना, वो सब चल रहा था। ओके। और जुलाई 2023 से मैंने कंटिन्यू मूक्स देना शुरू किया। नवंबर 2023 में CGL मेंस था, नवंबर सितंबर, हाँ। तो उसमें मेरा 301 मार्क्स था, कट ऑफ 302 थी। 30 एक नंबर से आप रहे। हाँ, तो वहाँ थोड़ा लगा कि हाँ मैं करीब हूँ, मेहनत करना है और आगे जाना है। उसके 8 दिन बाद CHSL मेंस हुआ। मैं अंडर 100 रैंक था। कंप्यूटर में मेरा 45 में 1 नंबर आया था, 1, और वो मेरे लिए बड़ा सेटबैक था। समझ में आया कि केवल मेन सब्जेक्ट ही नहीं, इसको भी लेके चलना है। और इस बार तो CGL हाँ, 2025 में तो कंप्यूटर की वजह से कितने लोग नहीं आगे बढ़ पाए। हाँ, तो वहाँ से फिर 2024 का भी मेंस हुआ। 2024 में जैसे सब लोग जानते हैं कि सबको बोनस मार्क्स मिले, तो मेरे 308 रॉ थे और बढ़ के नॉर्मलाइज होके 329 हुए, लेकिन मुझे एक भी मार्क्स बोनस का नहीं मिला। बोनस का नहीं मिला। 9 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में बोनस मार्क्स थे, मुझे एक भी नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक और सेटबैक था। फेलियर्स थे, लेकिन एक लर्निंग भी थी कि अभी और करना है और आगे बढ़ना है। मुझे लगता है इन्हीं सेटबैक्स और फेलियर्स ने आपको पुश किया जो आप इतना बढ़िया स्कोर इस बार कर सके। जैसे लास्ट टाइम मैंने 150 के करीब मेंस के मॉक्स लगाए थे, और प्री के भी 100 से 200 के बीच में कुछ लगाए थे, फुल मॉक। इस बार मैंने उसको भी और बढ़ा दिया। केवल CGL नहीं, काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम्स के टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक्स लगाए, उसने भी मुझे हेल्प किया।
इवन मैंने बैंकिंग सेक्टर की जैसे मैथ्स अच्छी मानी जाती है, तो मैंने उसका मूक लगाया कि मेरी टाइमिंग बढ़ी, कैलकुलेशन बढ़े, तो वो भी एक मतलब कि हेल्प किया। जब मैं मूक दे रहा था लास्ट मंथ, तो ऐसा हो गया था कि मैं मैथ वगैरह तो 20 मिनट 22 मिनट में कर लेता था पूरा। हाँ, तो ये सब रहा। आखिरी में ये 374 जैसे मेरा बनेगा लास्ट। एक क्वेश्चन जो हाँ गलत है तो उसका, तो 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए 130 में से। तो मुझे लगता है कि ये ग्रेजुअल लर्निंग फेलियर्स का है कि मैं आज यहाँ पर पहुँचा। टेक्स्ट बुक की टीम ने काफ़ी हेल्प किया, मतलब उनके जो मूक्स हैं, आपके जो मूक्स हैं वो काफ़ी रेलिवेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और ऐसा नहीं कि हर मूक्स एक लेवल पे है। सारे मूक्स कोई इजी है, कोई हार्ड है, एडवांस भी है। वो ज़रूरी भी है ना। हाँ, पेपर कैसा आ जाए नहीं पता। हाँ, तो यार आपको सब प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल थिंग्स। हाँ, तो वो चीज़ है। और मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। हाँ। 11th 12th आर्ट्स साइड से की है मैंने, तो मेरा मैथ से भी कोई कनेक्शन नहीं था। और मेरा मैथ में ठीक ठाक स्कोर, जैसे मैंने प्री में भी 50 आउट ऑफ 50 किया है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है मूक टेस्ट। तो यार एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपनी जो टाइमिंग है वो आपको इम्प्रूव करनी है, स्पीड आपको इम्प्रूव करनी है, तो आप कहीं ना कहीं बैंकिंग के जैसे भाई ने मॉक्स लगाए, तो वो स्ट्रेटजी भी आपके लिए हो सकती है। मॉक टेस्ट लगाना एक तरफ है, लेकिन उसका एनालिसिस कितना ज़रूरी है? में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मॉक्स के बाद कुछ है तो वो है एनालिसिस। लोग 2 घंटे के एक मॉक लगाए, फिर 2 घंटे बाद दूसरा मॉक शुरू कर देंगे, कुछ नहीं उससे मिलता। एनालिसिस करेंगे आप, 2 घंटे आपने मॉक लगाया, उसके बाद 3.5 घंटा 3 घंटे का आपको एनालिसिस करना है। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका मॉक का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और लोग काफ़ी डरते हैं मॉक लगाने से। मुझे लगता है ये थोड़ा माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। मॉक एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जर्नी का। उसको अहमियत जब आप देना शुरू कर देंगे, तो मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई, अनिरुद्ध भाई से भी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए। बिल्कुल, अभी अनिरुद्ध भाई भी यहाँ आए थे टेस्ट ऑफिस में, उनसे भी हम मिले। तो मॉक टेस्ट बहुत अहम है, और एनालिसिस उसके बाद बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मैथ का नए नए क्वेश्चंस आते थे तो उसको लिख लेता था, जो इजी क्वेश्चन होते थे उसको डिस्कार्ड हटा देता था। और सेम जीएस में भी, जैसे कोई क्वेश्चन है 90% लोग सही कर रहे हैं, मैंने गलत किया, तो क्यों किया? आपका जो एक्सप्लेनेशन है, क्या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं रख सकता हूँ अपने लिए, जो मैंने कई मॉक्स में देख चुका हूँ, क्या वो आगे काम आएगा? होता है कभी बार जो क्वेश्चन होते हैं 17% 16% लोग सही कर रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, एक बार रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 40% 50% लोग कर रहे हैं, तो उसको आपको एस करना जरूरी है। अगर वही हमारा गलत हो रहा है, मोस्टली लोग उसको सही कर रहे हैं, तो अब लोग क्या करते हैं कि कठिन क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। आपका सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि 90% 40% 60% ये लोग जो सही कर रहे हैं, आप उसको सुधारें। वो क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की वो ये था कि हर एग्ज़ाम का 20% सिलेबस ऐसा होता है जो आपको 80% मार्क्स देता है। बिल्कुल, हमें वो 20% सिलेबस पकड़ना है। और उसके बाद मॉक से जो 20% बच रहा है, 80% जो रिजल्ट दे रहा है, 20% बचा है, उसको कवर करना है। और एनालिसिस उसमें इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, जैसे कोई एक्सप्लेनेशन आया, आपने देखा ये एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो जो हमारे नोट्स थे हम उसमें ऐड कर देंगे। आपने उसको नोट्स को 2-3 बार लिखा, आपको इजी लगा, इजी चीज़ें हटा दी। बिल्कुल वैसा मैं यार समझ पा रहा हूँ, आपका अप्रोच एकदम डिफरेंट है। हाँ, काफ़ी चीज़ों में आपके जो थॉट्स हैं, किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का आपकी स्ट्रेटजी, और डेफिनेटली वो स्टूडेंट को हेल्प कर पाएगी। यार मॉक्स में अगर बात करूँ मेंस के, तो क्या आपका एक लोएस्ट स्कोर रखा होगा और क्या आपका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा? मेरा लोएस्ट स्कोर अगर मैं देखूँ तो 284 के करीब था इस बार। ओके। पिछली बार तो जैसे मेरा कम था, 270 260 भी गया है। हाँ। लेकिन इस बार 284 के करीब रहा है। और हाईएस्ट की बात करें तो 275 के करीब भी रहा है। 375? हाँ, 375 के करीब भी रहा है। तो वही है, मतलब कि एक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो टॉप परफॉर्मेंस था। बिल्कुल, और ये टॉप परफॉर्मेंस है। हाँ, तो ये काफ़ी यार टॉप परफॉर्मेंस ही रहेगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि टॉप रैंकर्स में डेफिनेटली आपका जो नाम है वो होगा। और मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो मॉक में आपका स्कोर आ रहा होता है, एग्जाम में भी लगभग आपका, अगर आप इतने कंसिस्टेंटली मॉक्स लगाते हो और कंसिस्टेंट एक अगर आपका स्कोर है,
तो एग्जाम में भी वही स्कोर आपको देखने को मिलेगा। मैं जैसे परसेंटाइल फॉलो करता था, मुझे ये मतलब नहीं होता था मेरा 270 आ रहा 280 आ रहा, मेरे को मतलब ही नहीं है। हाँ। मेरे को मतलब है कि मैं 100 लोगों में कितना परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर 95 से 97 परसेंटाइल रहता था। परसेंटाइल रहता था। और मुझे ये दिक्कत नहीं होती थी कि 2% लोगों से क्यों, क्योंकि कई लोग फेक भी करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी माइंडसेट ठीक थी कि मैं सही चल रहा हूँ और मुझे इसी पे चलना है। ग्रेट यार, थोड़ा सा मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। और जब भी एक एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है, खुद की मेहनत तो होती है, साथ में फैमिली भी आपकी सपोर्ट करती है, स्ट्रगल करती है, आपको मतलब आपका साथ देती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली का सपोर्ट कैसा था? मुझे ऐसा लगता है जितनी मेहनत मैंने की उतनी ही मेहनत उन लोगों ने की। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे हम लोग केवल रह पा रहे हैं, केवल सही खा पा रहे हैं, सही रह पा रहे हैं, कोई डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, शॉपकीपर हैं। तो वहाँ से उन लोगों के अगर मैं अपना जो वो सोचूं तो मेरे पापा दुकान पे से वापस आने के बाद मेरे लिए खाना ऊपर देने आते थे, और मुझे ये लगता है ये बहुत मैटर करता है जी। बिल्कुल। घर में कोई मैं काम भी नहीं करता था, वो सारे काम, वो कुछ भी काम है कभी नहीं कहेंगे। माताजी भी कभी कभी दुकान पे सामान देने चली जाती थी। मुझे लगता था बुरा, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि दिस वर्क असाइन्ड बाय माय फादर एंड आई हैव टू डू दिस। यस, वो था। बिल्कुल। तो यार अब जो सीजीएल में आपके मार्क्स बन रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है कि क्या बदलाव आपके जीवन में, आपके फैमिली के लाइफ में आफ्टर गेटिंग दिस जॉब आने वाला है? काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। जैसे मैंने पहले तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब थे सपने कि मैं किसी दिन रैंक 1 लाऊं या फिर कुछ, वो होते हैं डे ड्रीम्स होते हैं, बट बिल्कुल वो कि लेकिन उन डे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रातों की मेहनत भी जो आपने की है। हाँ। तो अब यही है कि माता पिता के जो छोटे छोटे ख्वाब हैं उनको पूरा करें। उन्होंने दुनिया नहीं देखी तो उनको दुनिया दिखाएं। खुद भी कभी मैं किसी भी शहर में घूमने के पर्पज से नहीं गया हूँ आज तक, तो वो भी है, कुछ पूरा करना है। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स हमेशा साथ देते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेटिव्स की या नेबर्स की, हाँ, वो कहीं ना कहीं तंग करते हैं। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? मेरा मतलब मैं थोड़ा सोशल गाय हूँ, बट मैं माइंडसेट से क्लियर हूँ। मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, ना मैं किसी की बात अपने कानों में आने देता। जैसे पहली बात तो कोई मुझसे कहता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप 3 साल से लगे हुए हो, क्यों नहीं हो रहा। मैं आज तक नहीं सुना, ना मेरे पेरेंट्स कभी मेरे से कहे कि वो ऐसा कह रहा था। तो वो काफ़ी ठीक रहा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा। काफ़ी सॉर्टेड रही वो चीज़। और मुझे लगता है कि ये आपके कंट्रोल में है चीज़ें। लोग बोलते हैं, आपको वैसा माइंड से रखना होता है कि आपको अफेक्ट ना करें चीज़ें, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा। परसेप्शन हमारे हाथ में है कि कैसे हम उन चीज़ों को परसेप्शन बनाते हैं। बिल्कुल, चीज़ों को लेके। अच्छा, अब आगे जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, क्या उनके लिए आप बोलना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? भाई सिंपल चीज़ें करो, ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है कि आप एक कोई स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढें। हमेशा जो सिंपल मेथड होता है वो अपनाओ। जैसे सिलेबस कंप्लीट करो बेसिक, देन उसका रिवीजन करें एंड मॉक टेस्ट। बिल्कुल, यही है सब कुछ, यही जर्नी, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। और ऐसा नहीं है मेरा अकेला। हाँ। मैंने कई लोगों से बात की, कई मेरे मेंटर भी रहे हैं, उन लोगों ने भी यही मेथड अपनाया और सक्सेस पाई है। तो देवांश, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, आपके मल्टीपल सेटबैक्स, मल्टीपल फेलियर्स आपने देखे, तो उनसे आपने कैसे ओवरकम किया? ठीक है, काफ़ी बार ऐसा थॉट आता है दिमाग में कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं गिव अप करना चाह रहा हूँ। और सिर्फ आप ही नहीं, मतलब लाखों एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं, दिस थॉट इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो उस चीज़ से अपने आप को आपने कैसे उभारा? मुझे ये लगता है कभी कभी बैकग्राउंड भी आपका हेल्प करता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है तो पाने के लिए सब कुछ होता है। बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, कुछ करना तो था ही। सेटबैक्स हुए, ये सोचा अभी मैं पीछे हूँ, अभी और मेहनत करना है। 10 घंटे हुआ, ठीक है, 12 घंटे मेरे को जाना है। मैंने एक छुट्टी ली, अब मेरे को वो भी नहीं लेना है। तो हर
फेलियर के बाद ऐसा रहा कि अब और करना है, अभी और जाना है। ओके। हाँ, बस बढ़ते रहना है। बिल्कुल वही है हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना हाँ। चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं कि कुछ आपकी हॉबीज़ वगैरह हो जो आप शेयर हाँ। करना चाहो। मतलब ऐसे पहले थोड़ा बहुत लिख लेता था और रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ सुनाना चाहोगे आप जो कुछ लिखा हुआ हो आपने? नहीं नहीं, वो तो ओल्ड डेज। ओल्ड एज की बात है। काफ़ी मतलब हाँ। बचकाना हुआ करते थे हम। सबके लाइफ में यार डिफरेंट फेज रहते हैं हाँ, जब हाँ, हम आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करूं कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप सुनना पसंद करते हो? हाँ हाँ, मेरा एक मतलब मैं बताना चाहूँगा, लाइव वॉलपेपर आप लोग समझते हैं? यस। तो एक लाइव वॉलपेपर रहता, तो मैं ना बैकग्राउंड में लाइव वॉलपेपर मेरे मोबाइल में चलता रहता था। ठीक है। तो उसमें मेरे मतलब सॉन्ग्स भी रहते थे और मोटिवेशनल वीडियोस। ओके। आजकल लोग मोटिवेशन को मतलब बहुत कम आंकते हैं कि यार मोटिवेशन जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन बनता है मोटिवेशन से, है ना। जब आप 1 घंटे का मोटिवेशन का मतलब आप अभी मोटिवेशन लेंगे, 1 घंटे काम करेंगे, तभी वो धीरे धीरे करके आपके डिसिप्लिन में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल। तो मेरा यही था कि जो वीडियोस वगैरह आती थी, जैसे टॉपर का कोई हो रहा इंटरव्यू वगैरह हो रहा, उसका आप भी देख रहे बैकग्राउंड लगा लिया, हाँ। है ना। कंपाइल करके कोई मान लीजिए टीचर ने कुछ ऐसी बात बोली लेक्चर्स में कि थोड़ी दिल को चुभने वाली हो, तो वो लगा लिया, उसको ऐड कर लिया, बस ऐसा ही था। देवांश, आज के टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, सोशल मीडिया हो या रिलेशनशिप्स हो, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे आपने अपने आप को दूर रखा? जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा ये था कि मैं एक सेल्फ सेंट्रिक गाय हूँ। मुझे भाई फैमिली दिखती है और मैं दिखता हूँ, उसके लिए मुझे दुनिया को छोड़ना पड़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ना हर 2-3 महीने के लिए यूट्यूब वगैरह को डिलीट कर देता था, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और इवन प्ले स्टोर भी। कि मैं गेमिंग का वो थोड़ा था, मैं पहले 2-3 साल पहले 10-10 12-12 घंटे गेमिंग करता था। अच्छा। तो उससे भी मेरा था कि भाई मैं कर लूँ तो भाई मैं उसको भी चलाता रहूँगा, तो उसको भी मैं प्ले स्टोर भी डिलीट कर दिया, सेटिंग भी डिलीट कर दी। भाई अब 2-3 महीने बाद दोबारा से शुरू करेंगे, वापस से शुरू। हाँ, वो रहता था। तो यार मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ अचीव करना है, एक तरफ भाई 8-10 घंटे गेम खेलते थे, और आज सीजीएल मेंस 2025 में 374 मार्क्स इनके आ रहे हैं, तो यार कुछ भी संभव है अगर आप ठान लो उस चीज को कि आपको करके दिखाना है। ठीक है देवांश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइब्रेरी जाके पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपकी क्या प्रेफरेंस थी? आप घर पे रह के पढ़ाई करते थे या फिर आप लाइब्रेरी जाते थे? तो मैं जब बीएचयू के दिन थे तो मैं लाइब्रेरी जाता था, बट मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि हम लोग वहाँ जाते हैं, 2-3 दोस्त रहते हैं, तो वहाँ पे बातचीत होने लगती है, फिर 2-2 घंटे लाइब्रेरी के बाहर बातचीत कर रहे हैं, चाय समोसे पे गपशप हो रही है। तो जब घर पे भी जैसे घर के भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मम्मी पापा ने काम के लिए बोल दिया, और आपके भी जैसे घर पे भी दोस्त आ रहे हैं कुछ, तो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, बस आपको उनसे फाइट करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी जाएँ, बहुत अच्छी चीज़ है, 6-7 घंटे बैठें वहाँ पे, लेकिन कोई दोस्त ना बनाएं, किसी से बात ना करें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। जो करना लाइब्रेरी के ख़त्म हो आपके समय के बाद कीजिए। घर पे भी है, एक अपना स्वयं का कमरा कर लें और वहाँ पे पढ़ें। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, आपको उनसे बचना है। कैसे बचना है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। एट द एंड अपना दिमाग तो अपने कंट्रोल में होना ही चाहिए। तो देवांश जी, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर से मिलने का मौका आपसे ज़रूर मिले। ठीक है, टीम से आप मिले, आई होप कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी हों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपकी जो जर्नी है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही सीजीएल को लेके, वो और भी लाखों एस्पिरेंट्स को मदद कर सके आगे आने वाले एग्जाम्स में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।